हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। डेस्परेट फॉर जस्टिस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपने सुना होगा आजकल न्यूज़ में कि इंडिया की जो विमेन रेसलर्स हैं, महिला पहलवान हैं, वो अपने कोचेस और रेसलिंग फेडरेशन के अधिकारियों के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के केसों में प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका ये कहना है कि उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है देश के लिए, खेलने के लिए भी। तो इस मामले को इस आर्टिकल में आपको डिटेल में बताया गया है। ओवरऑल मामला क्या है और सरकार का रवैया क्या है जस्टिस को लेकर के। शुरू करेंगे इस इंटरेस्टिंग आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के, नीचे ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पूरे मन से क्लास लो। सॉल्यूशंस इस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते। चलिए, कह रहा है जी डेस्परेट फॉर जस्टिस। देखिए, डेस्परेट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, लोगों को बोलते हुए देखा होगा और आप खुद भी बोलते होंगे। डेस्परेट का मतलब होता है डू और डाई सिचुएशन, जहाँ पे आप होपलेस हो जाते हो। आपको लगता है कि अगर कुछ किया तो किया, नहीं तो काम बनेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन को अपने बोलते हैं डेस्परेट सिचुएशन। इसको डिस्पोंडेंट भी बोल सकते हैं। जो आदमी डेस्परेट हो वो डिस्पोंडेंट भी कहलाता है। लैक ऑफ होप होती है उसमें, बिल्कुल निराशा होती है किसी चीज़ को लेके। कह रहा है जी वैसे ही डेस्परेट हो रहे हैं विमेन रेसलर्स जस्टिस के लिए, यानी कि न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। अब देखो, किसको न्याय कहाँ से मिलेगा ये पता चलेगा अपने को टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी रेसलिंग नीड्स टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम इट्स फ्यूडल कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कह रहा है जी रेसलिंग को ज़रूरत है कि ये रेस्क्यू की जाए। टू बी रेस्क्यूड, पैसिव इन्फिनेटिव लगाया है, रेसलिंग के ऊपर अब काम होगा। कह रहा है जो कुश्ती का जो खेल है रेसलिंग, इसको नीड्स, इसको ज़रूरत है कि इसको बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और किससे? इसके फ्यूडल कल्चर से, इसके सामंतवादी संस्कृति से, जो है एक्सप्लॉयटेशन की, जो है दोहन की, प्रताड़ना की। एक्सप्लॉयटेशन जानते हैं ना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, गलत फ़ायदा उठाना, मिसयूज़ करना। तो यहाँ पे रेसलिंग में आपको फ्यूडल कल्चर बहुत देखने को मिलेगा, सामंतवादी कल्चर में देखने को मिलेगा। मैं तेरा कोच हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो तू करेगा या करेगी। तो इस फ्यूडल कल्चर में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, उससे रेसलिंग नाम के इस खेल को बचाने की, रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ मैं, हर वर्ड को समझो, ना केवल उसका मीनिंग बल्कि उसके मायने, है ना। रेसलिंग आपका सब्जेक्ट है, एक खेल का नाम है। नीड्स इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की सारी वोकैब आपसे शेयर करेंगे। भारी भरकम वर्ड्स है, शुरू में देख लोगे तो बाद में इसको स्मूथली पढ़ पाओगे। और उसी के साथ में एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस क्लास को। और हाँ, जिन बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस और सपोर्ट की अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर ही डाउनलोड करें वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, जैसे कि राइटिंग का कोर्स है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। पहले थ्योरी, फिर साथ में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव आप इससे क्रैक कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, सीएपीएफ हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो। 60 to 80 आवर्स का कोर्स है, फ़ायदा ले सकते हैं, हज़ारों लोग ले चुके हैं। बेसिक से सिखाने वाला कोर्स है राइटिंग का। इसी के साथ में आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का। बैंकिंग कोर्स में बैंक के सारे एग्ज़ाम्स, क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में। एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है। एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर्ड है। हर क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में आपको यहाँ तैयार करवाया जाता है। मार्क्स को सीधे सीधे बूस्ट करने के लिए एसएससी बैंक कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप का लिंक कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए अपनी वोकैब शीट आज की 1 मई की डिस्पोंडेंसी से शुरू करेंगे और हार्क बैक इस फ्रेजल वर्ब तक 5 वर्ड्स अपने को मिलेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर दूँ इसको। देखिए, डिस्पोंडेंसी मैंने अभी आपको बताया था। डिस्पोंडेंसी होती है घोर निराशा या होपलेसनेस। किसी को चीज़ को लेकर के आप में बिल्कुल भी कोई होप ही ना बची हो, है ना। डिस्पोंडेंसी को डेस्परेशन भी बोलते हैं, पर पेसिमिज्म भी बोलते हैं, डिस्पेयर या डिजेक्शन भी बोलते हैं। आज आप डेस्परेशन और डिस्पोंडेंसी दोनों ही वर्ड्स को आर्टिकल में यूज होता हुआ देखेंगे। इकोनॉमिक रिसेशंस ऑफन ब्रिंग an air of gloom and despondency for the workforce of a nation। इकोनॉमिक रिसेशंस जो हैं, आर्थिक मंदियां जो हैं, अक्सर वो लेकर के आती हैं एक एयर को, एक हवा को, एक एनवायरनमेंट को, जो है उदासी का, ग्लूम का
और घोर निराशा का, डिस्पोंडेंसी का, किसी भी देश की वर्कफोर्स के लिए, किसी भी नेशन के काम करने वाले लोगों के लिए। रिसेशन में क्या होता है, जॉब चली जाती हैं, बिजनेस बंद हो जाते हैं, तो हर आदमी उदासी और निराशा में घिरा रहता है जो काम करने वाला होता है। ऐसे इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे। जो आदमी डिस्पोंडेंसी को झेल रहा हो या डेस्परेशन को झेल रहा हो, उसको आप डिस्पोंडेंट या डेस्परेट बोल सकते हैं। ठीक है, डेस्परेशन, डिस्पोंडेंसी नाउन फॉर्म्स, डिस्पोंडेंट एंड डेस्परेट ये हो गई एडजेक्टिव फॉर्म। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है आपका दबदबा, हिंदी में बोलते हैं दबदबा। इसको इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, स्वे, है ना, आपका समझ गए ना, आपकी पावर, अथॉरिटी आपका क्लाउड है। द कंपनी यूज्ड ए क्लाउड टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज। कंपनी जो थी, इन्होंने यूज़ किया अपने दबदबे को, अपने इन्फ्लुएंस को, ताकि इन्फ्लुएंस कर सकें वो पॉलिसी को, ताकि सरकार की पॉलिसी पे वो प्रभाव डाल सके। अक्सर कंपनियां ऐसा करती हैं ना, लॉबीज बना के सरकार की पॉलिसी को चेंज करवाती हैं ताकि कंपनियों के मुनाफे को नुकसान ना हो। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है स्कॉर्चिंग, बहुत दिनों बाद आया है। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाला। अगर गर्मी की बात करें या फिर कोई ऐसा रिमार्क हो जो आपको अंदर से झुलसा दे, आपको बहुत क्रिटिकल लगे। अगर गर्मी बहुत है तो वो भी स्कॉर्चिंग हीट है। अगर किसी चीज़ ने आपको अंदर से बहुत दुख दिया है, बहुत क्रिटिकल लगी है आपको कोई रिमार्क, तो वो स्कॉर्चिंग रिमार्क्स है। चाहे शरीर पे झुलसाए, चाहे मन को झुलसाए, स्कॉर्चिंग याद रहेगा ये वर्ड। अब देखो यही स्कॉर्चिंग को आप सीरिंग भी बोलते हैं, सीयरिंग भी बोलते हैं। और आज ये सीरिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, गर्मी से रिलेशन के अंदर है ना, गर्मी के हिसाब से। द कॉमेडियन वॉज फेमस फॉर स्कॉर्चिंग सटायर इन जॉक्स। कॉमेडियन जो था वो बड़ा ही फेमस था झुलसा देने वाले सटायर के लिए, झुलसा देने वाले व्यंग के लिए अपने जोक्स के अंदर। तो सटायर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता था उसके जोक्स में। चलिए वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा। आज का सेकंड लास्ट वर्ड है इंसिनुएशन, नया वर्ड है आपके लिए। इंसिनुएशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट एलिगेशन। भाई आपको कोई कुछ वैसे तो बोले नहीं कि आपने किया है, लेकिन इनडायरेक्टली आपका नाम ले ले, इनडायरेक्टली बोले कि देखो हो सकता है इन्होंने किया हो, है ना। कोई भी गलत काम के लिए जब आप एलिगेशन लगाते हैं और इनडायरेक्ट वे में लगाते हैं, दैट इनडायरेक्ट एलिगेशन या रेफरेंस इज कॉल्ड इंसिनुएशन। और ये जो नाउन बना है ना, ये इंसिनुएट नाम की वर्ब से बना है। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष तरीके से किसी पे आरोप लगाना। मीडिया ब्लेम्ड द गवर्नमेंट फॉर ट्रेजेडी बाय इंसिनुएशन। मीडिया ने सरकार पे आरोप लगाया इस ट्रेजेडी के लिए अप्रत्यक्ष एलिगेशन के जरिए, समझ गए ना, इनडायरेक्ट रेफरेंस के जरिए। इसके लिए एक बहुत एडवांस वर्ड है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो आप देखेंगे कभी कभी इसको अपनी रीडिंग के अंदर। इंसिनुएशन एंड इन्यूएंडो एक ही बात है। चलिए लास्ट फ्रेजल वर्ब है अपनी, बहुत दिनों बाद आई है, ज़्यादातर लोग पहली बार सुन रहे होंगे इसको। हार्क बैक। हार्क बैक। हार्क बैक का मतलब होता है या तो पुराने जिन दिनों की याद को, मतलब याद करना पुराने दिनों को, है ना, कोई भी पुरानी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ का आपको पुराने दिनों की याद दिलाना। जैसे आप अपना बचपन याद कर रहे हैं, बचपन की कोई कहानी याद कर रहे हैं, तो आप हार्क बैक कर रहे हैं बचपन के उन दिनों को। और जैसे कोई फोटोग्राफ मिली आपको बचपन की, तो वो बचपन की फोटोग्राफ आपको हार्क बैक करवाएगी आपके बचपन के उन दिनों में। तो याद करने को और याद करवाने को, रिमाइंड और रिमेंबर दोनों को ही हार्क बैक से बताया जाता है पुराने दिनों के लिए। चलिए यूज़ करके दिखाते हैं। सम ओल्ड पीपल ऑलवेज हार्क बैक टू हाउ थिंग्स वर 30 ईयर्स अगो। कुछ बूढ़े लोग हमेशा हार्क बैक करते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि कैसे चीज़ें हुआ करती थी 30, 40, 50 साल पहले, है ना। वो आपसे जब भी बात करेंगे वो यही बात करेंगे, यार 50 साल पहले तो ऐसा होता था, 30 साल पहले तो ऐसा होता था। तो वो आपको हार्क बैक करवाते हैं पुरानी चीज़ों की तरफ। अब दूसरा वाला मीनिंग देख लो। दिस न्यू स्टाइल हार्क बैक्स टू द फैशन ऑफ 60s। ये नया स्टाइल जो है हमें याद दिलाता है, फिर ले जाता है 1960 के फैशन की तरफ। चलिए डिटेल में पांचों वर्ड्स हो गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी सीधी सी है। अपने देश के विमेन रेसलर्स, जो बड़े बड़े रेसलर्स हैं, फोगाट फैमिली से आपने सुने होंगे बहुत सारे, और इनके मेल काउंटरपार्ट्स पिछले 3-4 महीनों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं, जिनका नाम है बृजभूषण सिंह, जो कि बीजेपी के एमपी एमएलए रहे हैं, कह रहे जी ये बीजेपी के एमपी एमएलए के सामने अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। और प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं पहले सर्दी में जनवरी के अंदर, अब गर्मी में अप्रैल में, मतलब 4 महीने से लगातार। और प्रोटेस्ट ये गर्मी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि बृजभूषण सिंह नाम का जो आदमी है, ये देश के नाम पे खिलाने के लिए विमेन रेसलर्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। और ना केवल ये आदमी बल्कि रेसलिंग फेडरेशन के और भी कई ऑफिसर्स हैं जो इस काम में शामिल हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि बड़ी ही शर्मनाक बात है, देश के ओलंपिक जो रेसलर्स हैं अगर उनके साथ ऐसा हुआ हो तो।
सरकार को जागना चाहिए, बृजभूषण सिंह को उसकी जगह से हिलाना चाहिए, हटाना चाहिए, और जो आदमी गुनहगार है उसको सज़ा देनी चाहिए। रेसलर्स 4-4 महीने तक सड़क पे बैठते हैं तो देश का भी तमाशा बनता है और न्याय का भी तमाशा बनता है। आज के आर्टिकल की टोन है अपोलोजेटिक और कंसर्न्ड। एक तो ये कंसर्न्ड है विमेन रेसलर्स को लेकर के कि क्या इनके साथ हो रहा है, और दूसरा ये अपोलोजेटिक है, शर्मिंदा है सरकार के रवैये को देख करके और जो देश की गति हो रही है पूरी दुनिया में इस चीज़ को देख करके। अपोलोजेटिक टोन तब लगाई जाती है जब आर्टिकल में शर्मिंदगी का एहसास करवाया जा रहा हो। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है इंडियाज़ लीडिंग रेसलर्स स्पेशली विमेन सपोर्टेड बाय देयर मेल काउंटरपार्ट्स हैव अगेन टेकन टू द स्ट्रीट्स इन दिल्ली। कह रहे इंडिया की जो विमेन रेसलर्स हैं, लीडिंग रेसलर्स हैं, खास करके विमेन, और जो कि सपोर्टेड हैं, जिनको सपोर्ट मिला हुआ है, और किसके द्वारा? उनके मेल काउंटर पार्ट्स के द्वारा, उनके पुरुष समकक्षों के द्वारा। काउंटर पार्ट मतलब ये फीमेल रेसलर्स हैं, विमेन रेसलर्स हैं, वो मेल रेसलर्स हैं, है ना, काउंटर पार्ट्स हैं इनके। कह रहा है ऐसे जो इंडिया की लीडिंग रेसलर्स हैं ना, उन्होंने एक बार फिर हैव अगेन टेकन, एक बार फिर टेकन टू द स्ट्रीट्स कर दिया है। टेक टू द स्ट्रीट्स का मतलब होता है सड़कों पे उतर आना, किसी मामले को सड़क पे आकर के पब्लिकली प्रोटेस्ट करना। तो कह रहा है ये फिर एक बार सड़कों पे उतर आई हैं दिल्ली में, यानी कि कैपिटल में। आ गया सेंटेंस समझ में? रेसलर्स आपका सब्जेक्ट है, हैव टेकन इसकी वर्ब है, टेक टू द स्ट्रीट्स इस फ्रेज का मतलब होता है सड़कों पे उतर आना, किसी चीज़ को समझ गए ना, पार्टिसिपेट करना किसी प्रोटेस्ट में ऑन स्ट्रीट्स, सरकार के खिलाफ। अब ध्यान रखें टेक टू द स्ट्रीट्स को रिसोर्ट टू द स्ट्रीट्स भी बोला जाता है, और ध्यान ये भी रखना है कि टू की जगह अगर मैं ऑन एट लगा दूं तो ये फ्रेज गलत हो जाएगा। यू टेक टू द स्ट्रीट्स, यू नेवर टेक ऑन द स्ट्रीट्स, है ना। टेक ऑन का मतलब होता है किसी से दो हाथ करना, किसी से निपटना, किसी से डील विद करना। तो टेक ऑन वाली फ्रेजल वर्ब यहाँ पे मत लगाया ना, टेक टू ही लगाना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में एक ईडीएम आपसे पूछी हुई है ना। कह रहा है जी इफ़ द फर्स्ट प्रोटेस्ट वॉज ड्यूरिंग द विंटर इन जनवरी, द लेटेस्ट इज हैपनिंग इन पीक समर एट जंतर मंतर। कह रहा है जी एक बार फिर से सड़कों पे कैसे आई हैं, तो पहले कब आई थी? कह रहा है जी अगर पहला जो प्रोटेस्ट था जब ये सड़कों पे हुई थी, टेक टू द स्ट्रीट्स उन्होंने किया था, वो था सर्दियों के दौरान ड्यूरिंग द विंटर्स, जनवरी के महीने में। तो जो लेटेस्ट है, जो अब हो रहा है, वो हैपन हो रहा है, अकर हो रहा है कड़क कड़ाके की गर्मियों में, पीक समर में, जंतर मंतर पे दिल्ली में। तो पहले वाला सर्दियों में हुआ था, पीक्स विंटर्स में जनवरी में, और अब पीक जो है गर्मी में हो रहा है अप्रैल में। फर्स्ट प्रोटेस्ट की वर्ब है वॉज, सेकंड की वर्ब है द लेटेस्ट वन की इज हैपनिंग। पीक का मतलब होता है एकदम चोटी का, है ना, एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे कोई चीज़ होती है तो वो पीक होती है। कह रहे जी दैट बोथ द बाइडिंग कोल्ड एंड द सीरिंग हीट डिड नॉट डिमिनिश दीज एथलीट्स डिटर्मिनेशन टू एयर देयर सेक्शुअल हरासमेंट ग्रीवेंसेस। कह रहा जी दैट, ये बात की, कौन सी बात? कि बोथ द बाइडिंग कोल्ड एंड सीरिंग हीट, बाइट करने वाला कोल्ड और झुलसा देने वाली गर्मी, बोथ यानी कि दोनों। कह रहे जी ये बात की। देखो जब भी दैट से सेंटेंस शुरू हो और उसके बाद में आपको दूसरा नाउन फ्रेज मिल जाए तो समझ लेना दैट का मतलब है ये बात की। कह रहे जी ये बात की कि दोनों ही चीज़ें, एक तो बाइट करने वाली सर्दी, ऐसी सर्दी जिसमें आपको बाइट फील हो, है ना, जो है स्किन पे, और दूसरी झुलसा देने वाली गर्मी यानी कि सीरिंग हीट। कह रहा है इन दोनों ने ही डिमिनिश नहीं किया, धीमा नहीं किया, मंदा नहीं किया, और किसको? इन एथलीट्स की डिटर्मिनेशन को, इनके संकल्प को, इनके पक्के इरादे को। और इरादा किस चीज़ का भाई? इनका इरादा है एयर करने का, सबके सामने ब्रॉडकास्ट करने का। एयर का मतलब होता है किसी चीज़ को सबके सामने फैला देना, टीवी पे, रेडियो पे, है ना, न्यूज़ में। और एयर करना है अपनी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को, सेक्सुअल हरासमेंट की ग्रीवेंसेस को। ग्रीवेंस मतलब शिकायत। करेगी ये बात की ना तो सर्दी और ना ही गर्मी ने इनके डिटर्मिनेशन को मंदा किया, और डिटर्मिनेशन था अपनी हरासमेंट की कंप्लेंट को दिखाने का। और ये कंप्लेंट किसके खिलाफ थी? अगेंस्ट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI ऑफिस बेयरर्स, स्पेशली इट्स प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह। ये शिकायत है WFI के ऑफिस के स्टाफ के खिलाफ, और ख़ास करके इसके प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ। करे ये बात जो है ना, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन, ये एक रिफ्लेक्शन है ऑफ देयर ट्रॉमा, इनके शौक, इनके ट्रॉमा, इनकी परेशानी का। आई बात समझ में? सेंटेंस ऐसा बना हुआ है दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन
और फिर दैट के बाद में वो पूरी बात लिखी हुई है। बात ये है कि इनको ना गर्मी ना सर्दी रोक पाई, इन्होंने अपनी ग्रीवेंस बतानी थी, एयर करनी थी, और उन्होंने सबके सामने WFI के चेयरमैन, प्रेसिडेंट की और उनके ऑफिस बीडर्स की कंप्लेन की है। चलिए, दैट की वर्ब इज होगी, कोल्ड एंड हील्ड की वर्ब होगी डिड नॉट डिमिनिश, डिमिनिश करना किसी चीज़ को मंदा या धीमा करना, डिक्रीज करना किसी की इंटेंसिटी को। ग्रीवेंस आप जानते हैं कॉमन सा वर्ड है, शिकायत के लिए, आपके ऑब्जेक्शन के लिए ग्रीवेंस वर्ड को यूज़ करते हैं। एयर मैंने आपको बताया था, जब भी कोई प्रोग्राम एयर होता है तो समझो वो टीवी पे आ गया, जब भी कोई पॉडकास्ट एयर हो रहा है समझ लो वो रेडियो पे आ गया, जब भी कोई न्यूज़ एयर हो रही है समझ लो वो टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर में आ गई। तो ये भी अपने ग्रीवेंस को एयर कर रहे थे, सबके सामने टीवी रेडियो के माध्यम से रख रहे थे। एयर वर्ड का मतलब ही होता है ब्रॉडकास्ट करना। चलो और आगे बढ़ते हैं। ट्रॉमा मतलब आपका शॉक, जो डैमेज आपको मिली होती है ना, इमोशनल या फिजिकल, वो आपका ट्रॉमा होता है। कह रहा इट ऑल्सो रिवील्स देयर शेयर डिस्पोंडेंसी as even the oversight committee led by Olympian Mary Kom set to clean up the system has not yielded any results। कह रहा है ये जो बार बार इनका सड़कों पे आना है ना, ये इस चीज़ को भी रिवील करता है, इस चीज़ को भी खुलासा करता है। रिवील करता है यानी खुलासा करता है। और किस चीज़ को? उनकी निरी, उनकी प्योर डिस्पोंडेंसी को, यानी कि डेस्परेशन को, निराशा को, है ना। घोर निराशा से वो लोग भरे हुए हैं, इसीलिए सड़कों पे आ रहे हैं। कह रहे कैसे? कह रहा एज, क्योंकि यहाँ तक कि इवन एक मॉनिटरिंग या ओवरसाइट कमेटी जो थी, जो लेड बाई थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे, जिसको लीड कर रहे थे ओलंपियन मैरी कॉम, बॉक्सर थी ना अपनी। कह रहे जो सेट थी, जो तैयार थी सफाई करने के लिए, सिस्टम की, क्लीन अप द सिस्टम करने के लिए। कह रहे यहाँ तक कि ये कमेटी मैरी कॉम की लीडिंग में बनाई, जो है अगुवाई में बनाई हुई कमेटी, इसने भी यील्ड नहीं किया है, ला करके नहीं दिया है किसी भी रिजल्ट को। तो ये है घोर निराशा का कारण कि मैरी कॉम को जब बीच में लगाया गया, इस पूरे काम की जिम्मेदारी दी गई, तो मैरी कॉम भी सफाई नहीं कर पा रही है सिस्टम की, तो ये इसलिए इनको बार बार सड़कों पे आना पड़ रहा है। इट की वर्ब है रिवील्स, ओवरसाइट कमेटी की वर्ब है हैज़ नॉट यील्डेड। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ला करके देना किसी चीज़ को, समझ गए ना, मैन्युफैक्चर करना। तो इन्होंने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं किया है। शेयर को बोलते हैं हिंदी में निरा, या इसको बोल सकते हैं प्योर। डिस्पोंडेंसी यानी कि आपकी घोर निराशा, होपलेसनेस, या आपका डिस्पेयर या डेस्परेशन। ऊपर डेस्परेशन वर्ड देख चुके हो ना, डिस्पोंडेंसी उसका सिनोनिम है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डिस्पोंडेंसी, डेस्परेशन जो वर्ड्स है ना, इनको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा डाइजेस्ट करो, क्योंकि ये वर्ड आपको रीडिंग में आएंगे, बहुत बार मिलेंगे। और इनसे मिलता जुलता एक वर्ड और लिख देता हूँ मैं, जो इनका एंटोनिम है, आपको वो भी साथ में आना चाहिए। वो वर्ड है, एंटोनिम लिखता हूँ मैं यहाँ, एंटोनिम ऑप्टिमिज्म। ठीक है भाई, ये सब के सब पेसिमिज्म के एग्जाम्पल हैं, तो इनका एंटोनिम किसका एग्जाम्पल होगा? जो है ऑप्टिमिज्म का। और ऑप्टिमिज्म को हम एक और चीज़ से बताते हैं, एक और वर्ड से, सैंग्विनियस। क्योंकि सैंग्विन का मतलब होता है हाईली ऑप्टिमिस्टिक, निराशा में भी आशा खोजने वाला आदमी, ऑप्टिमिज्म का भी बाप, समझ गए ना। सैंग्विन यानी कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक, और सैंग्विनस मतलब कि ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा आशावादी। तो ये दोनों एंटोनिम्स हैं, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं निराशावाद के एंटोनिम के तौर पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वो कैब हैवी आज की। आगे कह रहे जी, दैट 3 inconclusive months have lapsed since the first public complaint is another pointer to the inhuman reaction that often trails sexual harassment allegations। अगेन देखो, दैट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, वही वाला मामला जो पहले आया था वही फिर से बैठ रहा है। कह रहे कि ये बात की, दैट, अच्छा भाई कौन सी बात? कि 3 इनकन्क्लूसिव मंथ्स जो हैं लैप्स हो चुके हैं, 3 ऐसे महीने निकल चुके हैं, पास कर चुके हैं, जो इनकन्क्लूसिव रहे, जिनका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और कब से? कह रहे जब से, सिंस द फर्स्ट कंप्लेंट इज, जब से जो फर्स्ट कंप्लेंट हुई थी, सिंस द फर्स्ट पब्लिक कंप्लेंट, है ना। कह रहे 3 महीने जो निकल चुके हैं। कह रहे दैट जो है ना, ये बात जो है, ये अलग पॉइंटर है, एक और निशान है, एक और इम्प्लीकेशन है। और किसका? उस अमानवीय प्रतिक्रिया का, इन ह्यूमन रिएक्शन का, जो अक्सर ट्रेल करती है, जो अक्सर पीछे पीछे आती है भारत में सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशंस को लेकर के। तो जब भी सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस होते हैं ना, तो सरकारी रिएक्शन बड़ा अमानवीय होता है। सरकार जल्दी से कुछ
बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर भी बहुत रिएक्ट नहीं कर पाती है बहुत तेज़ी से, है ना, जो कल्प्रिट है उसको सज़ा नहीं दे पाती है। तो ये अक्सर देश में होता ही होता है, ये रिएक्शन हमेशा ही ट्रेल करती है हाई प्रोफाइल केसेस में सेक्सुअल हरासमेंट के जब एलिगेशन लगे हों। दैट की वर्ब है इस, मंथ्स की वर्ब है हैव, इनकन्क्लूसिव मतलब जिसमें कोई निर्णय कोई कंक्लूजन ना निकला हो, बिना किसी रिजल्ट का हो, इनकन्क्लूसिव। रिएक्शन के लिए दैट आया है, दैट की वर्ब है ट्रेल्स, रिएक्शन सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। ट्रेल का मतलब होता है पीछे पीछे आना, गो आफ्टर करना, किसी चीज़ का, समझ गए ना, पीछे पीछे आपके एज ए रिजल्ट आना। चलिए, इनह्यूमन मतलब जिसमें मानवीयता या ह्यूमैनिटी नहीं है, इनकंसीडरेट या एट्रोशियस बोल सकते हैं, हार्टलेस भी बोल सकते हैं, अमानवीय। कह रहा है जी फर्स्ट देयर इज साइलेंस फ्रॉम पीपल इन अथॉरिटी, देन देर आर फ्यूरियस डिनाइल्स, एंड थर्ड इंसिनुएशंस आर अलाउड टू सीप इन अबाउट द विक्टिम्स मोरालिटी। कह रहा है जी ये रिएक्शन क्या है, इन ह्यूमन रिएक्शन। कह रहा है पहली चीज़, एक तो साइलेंस है, एक तो चुप्पी है उन लोगों से जो अथॉरिटी में बैठे हैं, सबको सांप सूंघा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर दूसरा क्या हो रहा है, जो बोल रहे हैं वो फ्यूरियसली डिनाइल कर रहे हैं, देयर आर फ्यूरियस डिनाइल्स। डिनाइल का मतलब होता है मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, भाई हमने तो कुछ नहीं किया। और फ्यूरियस का मतलब होता है फुल ऑफ फ्यूरी, फुल ऑफ एंगर। तो अगर कोई बोल भी रहा है ना तो वो गुस्से से बोल रहा है कि गलत है ये सब, है ना, फ्यूरियसली डिनाई कर रहा है। और तीसरी चीज़ क्या हो रहा है, इनसिनुएशंस को अलाउ किया जा रहा है, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस को अलाउ किया जा रहा है, और किसके लिए, कि वो सीप इन करें, वो बह करके आएँ, वो फ्लो इन करें, वो लीक कर जाएं। और किस बारे में, विक्टिम की खुद की मोरालिटी, खुद के कैरेक्टर के बारे में। आ रही बात समझ में। तो एक अप्रत्यक्ष इशारे हो रहे हैं अथॉरिटी में बैठे हुए लोगों से कि जो रेसलर्स ने सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगाया है, उस रेसलर का, उस विक्टिम का खुद का मोरालिटी खराब है, उसका खुद का कैरेक्टर इंटीग्रिटी में कुछ डाउट है। तो ये तीनों अमानवीय रिएक्शंस जो है हमें सरकार से और वहाँ बैठे लोगों से देखने को मिल रही है। समझ में आ गया ना सेंटेंस। पहली चीज़ क्या है, चुप्पी है। दूसरा, अगर कोई बोलता है तो गुस्से में जवाब देता है। और तीसरा, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस को सीप इन करने को अलाउ किया जा रहा है। सीप इन करने का मतलब होता है कहीं से लीक होकर के आ जाना, है ना, कहीं से बात लीक होकर के आ रही है कि ये जो है विक्टिम खुद ही ऐसी है, ये लड़की खुद ही खराब है। साइलेंस की वर्ब है इज, डिनाइल्स की वर्ब है आर, इंसिनुएशंस की वर्ब है आर अलाउड। डिनाइल मतलब किसी चीज़ का रिजेक्शन, इंसिनुएशन का मतलब आप समझते हैं इनडायरेक्ट किसी पे निशाना लगाना, किसी को एलिगेट करना, एलिगेशन लगाना। कह रहे जी ब्रिजभूषण may have stepped aside from the day-to-day functioning of the WFI, but this sports administrator, essentially a BJP MP from UP, has enough clout to stymie efforts to prize him out of the federation. कह रहा है ये जो आदमी है ना ब्रिजभूषण, जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेज हैं, जो बीजेपी का एक एमपी भी है यूपी से, कह रहा है हो सकता है ये स्टेप असाइड कर गया हो सकता है ये हट गया हो डे टू डे फंक्शनिंग से, रोज़मर्रा के कामकाज से, और किसके, WFI के, जो है रेसलिंग फेडरेशन के। कह रहा है हो सकता है ये साइड में हट भी गए हैं। कह रहा है लेकिन ये जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है, ये जो बंदा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी में जो बैठा है, कह रहे जो इसेंशली ये मोटे तौर पे एक बीजेपी का एमपी ही है यूपी से, है ना, एमपी होने के नाते इसको यहाँ बिठा दिया गया है। कह रहा है इसके पास इनफ क्लाउट है, इसके पास पर्याप्त प्रभाव है, दबदबा है कि ये स्टाइमी कर सके, ये रोक सके, ये हिंडर कर सके। स्टाइमी करना मतलब टांग फंसाना। तो ये टांग फंसा सके उन कोशिशों में जो है प्राइज करने की, इस आदमी को जबरन हटाने की, जबरन यहाँ से भगाने की, और कहाँ से, फेडरेशन से बाहर, आउट ऑफ द फेडरेशन। आई बात समझ में। तो भले ही अब ये शर्म के मारे एक बार स्टेप असाइड करके बैठ गए हैं फेडरेशन से, रोज़मर्रा के कामकाज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ये दबदबा रखते हैं कि ये कोई भी एफर्ट ऐसा होगा जो इनको फेडरेशन से बाहर निकालने का होगा, इनकी कुर्सी खींचने का होगा, उस एफर्ट को ये स्टाइमी कर देंगे, अपने क्लाउड के जरिए उसको हिंडर कर देंगे। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा आना चाहिए, इन वर्ड्स को देख करके डिस्करेज नहीं होना है ना। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है, इतने सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं वो कैब के। ब्रिजभूषण की वर्ब है मे हैव स्टेप असाइड। स्टेप असाइड करना मतलब साइड में खड़े हो जाना, किसी मामले से हट जाना। एडमिनिस्ट्रेटर की वर्ब है हैज़। क्लाउड मतलब दबदबा, इन्फ्लुएंस। स्टाइमी मतलब जानते ही आप, रोकना है ना, किसी चीज़ में टांग फंसाना। प्राइज करना मतलब जबरन किसी चीज़ को हटाना, जबरन किसी चीज़ को रिमूव करना कहीं से। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, यहीं फटाफट आपसे शेयर कर लेते हैं। और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो इसको अपने सिस्टमेटिकली पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि मॉडल वर्ब्स जो है ना इंग्लिश में 12-13 जो आपको सिखाई हुई हैं, इन मॉडल वर्ब्स को हमेशा अपने बाद में चाहिए वर्ब की बेस फॉर्म, और ये नॉन निगोशिएबल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला तो सभी जानते हैं,
लेकिन इसमें गलती कहाँ होती है, आपको हैव फैमिली, बी फैमिली और डू फैमिली की जब वर्ब्स मिल जाएं तो इनकी भी बेस फॉर्म ही लगानी होती है आपको मॉडल के बाद में। मॉडल क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, वुड, है ना, ये सब मॉडल्स हैं। तो आपको हैव फैमिली, बी फैमिली, डू फैमिली की मेन वर्ब्स जब लगानी हो मॉडल के बाद में तो बेस फॉर्म लगानी है। और हैव फैमिली की बेस फॉर्म है हैव, बी फैमिली में सारी वर्ब्स आती हैं लेकिन बेस फॉर्म है बी, और डू फैमिली में सारी वर्ब्स आती हैं लेकिन बेस फॉर्म है डू। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। द गवर्नमेंट शुड हैज़ या हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्राइसिस। सरकार को लेनी चाहिए थी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी इस क्राइसिस की। शुड, हैज़ या हैव टेकन। अब देखो सरकार के हिसाब से आप चूज़ करेंगे हैज़ को। भाई आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, तो सरकार यानी गवर्नमेंट शुड हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये गलत हो जाएगा, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। मॉडल वर्ब्स के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्ट से वो मेन वर्ब का कोई कनेक्शन रह ही नहीं गया। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे शुड के बाद में आप हैज़ फैमिली का या हैव फैमिली का बेस फॉर्म यानी हैव चूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे शुड हैव टेकन। समझ गए ना, बस यही कॉन्सेप्ट है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर गवर्नमेंट के लिए हैव कैसे आ गया, गवर्नमेंट तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। भाई इस हैव का सरकार से कोई कनेक्शन रह नहीं गया है, बीच में शुड लग गया है, शुड एक मॉडल वर्ब है। वैसे ही शी कैन डू या डज दिस टास्क कंफर्टेबली, ये लड़की जो है इस काम को कंफर्टेबली कर सकती है। लड़की सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज लगाते हैं, ही डज, शी डज, इट डज, तो शी के लिए डज लगा दिया ना, लेकिन बीच में क्या लग गई है, मॉडल। अगर मॉडल लग गई है तो आप डू फैमिली की बेस फॉर्म लगाओ और बेस फॉर्म होती है खुद डू, तो आप यहाँ लिखे शी कैन डू दिस टास्क कंफर्टेबली। वैसे ही द प्रोफेसर माइट हैज़ या हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन, कह रहे हैं कि हो सकता है प्रोफेसर के पास आंसर हो इस क्वेश्चन का। द प्रोफेसर माइट हैज़ या हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एन आंसर लगा दो, चलो ठीक है, एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, प्रोफेसर के हिसाब से हैज़ नहीं लेंगे, हैव फैमिली का हमें हैव ही लेना है, माइट के बाद में हैव लगेगा, माइट नाम की मॉडल वर्ब आपने यूज़ कर ली है। लास्ट वाला सेंटेंस सभी खुद से ट्राई करेंगे। दे कुड बिन एनीथिंग दे वांटेड, वो हो सकते थे या बन सकते थे जो भी वो चाहते थे। दे कुड बिन एनीथिंग दे वांटेड, इसको दो तरीके से सही किया जा सकता है, मैं अभी हिंट दे देता हूँ। एक तो एक वर्ड को चेंज करके या दूसरे किसी चीज़ को दूसरे वर्ड को ऐड करके, तो दोनों ही तरीके से हिंट दे रहा हूँ मैं, दोनों ही तरीके से अगर हो सके तो इसको सही करके दिखाना। एक वर्ड को ऐड करके भी सही कर सकता हूँ और एक वर्ड को जो रखा हुआ है उसको चेंज करके भी मैं सही कर सकता हूँ। डालना कमेंट्स में मैं चेक करता हूँ, सही गलत होता है तो आपको बता देता हूँ। चलो, कह रहा है जी रेसलिंग हार्क्स बैक्स टू इंडियाज रूरल हार्टलैंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया एज इन सीन बाय स्पोर्ट्स पर्सन्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू escape द suffocating feudal atmosphere। कह रहा है जी जो रेसलिंग है, जो कुश्ती है, वो याद ताज़ा करवाती है या हमें रिटर्न करवाती है इंडिया के रूरल हार्टलैंड की तरफ। भारत के गांवों के हार्टलैंड होता है सबसे मेन एरिया, सबसे जो हार्ट पे पड़ा हुआ एरिया है ना वो हार्टलैंड होता है। जैसे भारत की पॉलिटिकल हार्टलैंड है दिल्ली, इकोनॉमिक हार्टलैंड है मुंबई, टेक्नोलॉजी की हार्टलैंड है बेंगलोर, है ना, हैंडीक्राफ्ट की हार्टलैंड है लुधियाना या बनारस। तो हमारे रूरल जो हार्टलैंड है, रूरल जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वहाँ पे हमें रेसलिंग जो है हार्क बैक करवाती है, हमारे उनकी याद ताज़ा करती है, वहाँ तक हमें रिटर्न लेके जाती है। कह रहा है खास करके बात करें तो नॉर्थ इंडिया की रेसलर्स आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, रूरल एरियाज़ के अंदर। कह रहा है एंड सीन, और वो देखी जाती है खिलाड़ियों के द्वारा एक मौके के तौर पे जो है निकलने का या एस्केप करने का सफोकेटिंग फ्यूडल एटमॉस्फेयर से, ऐसे सामंतवादी एटमॉस्फेयर से, पर्यावरण से जो सफोकेटिंग है, जो गला घोंटने वाला है। तो नॉर्थ इंडिया में जो हो सकता है गाँवों में बहुत अच्छा माहौल ना हो इस आर्टिकल के हिसाब से जैसा बताया जा रहा है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन कैसे भी करके रेसलिंग खेलते हैं और गाँव से भागने की कोशिश करते हैं कि फ्यूडल एटमॉस्फेयर से बचें हम। रेसलिंग की वर्ब है हार्क्स बैक, हार्क बैक करना आप देख चुके हैं। हार्टलैंड आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया किसी भी जगह का। रेसलिंग की दूसरी वर्ब है इज सीन, पैसिव वॉइस में इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सफोकेट करना यानी गला घोटना, किसी की आवाज़ को बंद करना। हार्टलैंड से बहुत सारे और भी वन वर्ड्स बनते हैं, मेनलैंड, हिंटरलैंड, हाईलैंड और मार्शलैंड। ये मैं सभी आपको कई बार करवा चुका हूँ, मेरे ख्याल से मंथ में 2 बार तो रिपीट होता ही है। हार्टलैंड मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट या रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू या जगह है ना किसी भी एरिया की। मेनलैंड मतलब द एरिया
नॉट सेपरेटेड बाय सीज। जैसे इंडिया है, उसकी मेन लैंड के अंदर आप जो है अंडमान निकोबार को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है इंडिया से अलग जगह पे सेपरेटेड है, समंदर के अंदर है। मेन लैंड में इंडिया को आपके इंडिया के राज्य और यूनियन टेरिटरीज ही मिलेंगी, है ना। तो आपका जो समंदर में टापू वापू होते हैं ना, वो मेन लैंड का पार्ट नहीं होते हैं। हिंटरलैंड का मतलब होता है अ रिमोट प्लेस, अ रिमोट प्लेस, गांव का एकदम अंदर का एरिया जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। हाईलैंड का मतलब होता है अ माउंटेनियस रीजन, एक सेकेंड, अ माउंटेनियस रीजन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेते हैं माउंटेनियस की, माउंटेनियस, हाँ माउंटेनियस, ठीक है, माउंटेनियस रीजन, ठीक है, पहाड़ी इलाका, हाई है, ऊंचा है। और मार्शलैंड का मतलब है दलदली इलाका, लैंड फुल ऑफ दलदल या मार्श। तो ये 5 वन वर्ड्स आपको दिमाग में बिठाने हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कराची द ट्रस्ट इन अ कोच और ऑफिशियल बॉर्डर्स ऑन ब्लाइंड डिवोशन एंड दिस ट्रेड गेट्स एक्सप्लॉइटेड। कह रहे जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है एक कोच में या एक ऑफिशियल में, एक ऑफिसर में, जो आपकी फेडरेशन का ऑफिसर है, कह रहे वो बॉर्डर ऑन करता है, वो बिल्कुल दहलीज पे होता है। जब आप बॉर्डर ऑन करते हैं ना, तो आप बिल्कुल दहलीज पे आ जाते हैं किसी चीज़ की। तो कह रहे वो बिल्कुल दहलीज पे होता है, और किसके? ब्लाइंड डिवोशन के, अंध भक्ति के। ब्लाइंड मतलब अंधा, डिवोशन मतलब भक्ति। तो अंध भक्ति जैसा ट्रस्ट जो है अपने कोच में रेसलर्स किया करते हैं। और कह रहे यही ट्रेड जो है, यही फीचर या गुण जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है पैसिव वॉइस में, इसी का फ़ायदा उठाया जाता है अफसरों के द्वारा। ट्रस्ट की वर्ब है बॉर्डर्स ऑन, बॉर्डर ऑन करना मतलब बिल्कुल इस दहलीज पे या बॉर्डर पे आ जाना। ब्लाइंड डिवोशन अंध भक्ति, डिवोशन मतलब आपकी, है ना, किसी के लिए डेडिकेशन, ऐसा समझ लो। ट्रेड का मतलब है गुण, इसकी वर्ब है गेट्स एक्सप्लॉइटेड, पैसिव वॉइस बना हुआ है यहाँ पे। करेक्ट टू नॉट एक्सेप्ट जेंडर वायलेंस एज अ सॉर्डेड रियलिटी एंड टू स्वीप इट अंडर द पॉलिटिकल राइवलरी कारपेट डज नो गुड टू इंडियन स्पोर्ट। कह रहे जी मानने से ही मना कर देना जेंडर वायलेंस को, जेंडर बेस्ड हिंसा को, और किस तौर पे? एक शर्मनाक हकीकत के तौर पे, सॉर्डेड यानी शर्मनाक, इमोरल, और रियलिटी मतलब सच्चाई। कह रहे जेंडर वायलेंस को मानने से मना कर देना और स्वीप कर देना इसको अंडर द पॉलिटिकल राइवलरी कारपेट। देखिए स्वीप अंडर द कारपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना या हाइड करना, किसी इशू को। जैसे आपके घर में कुछ गंदगी मची हुई है, अब कोई मेहमान आ गया, गंदगी तो आप साफ़ कर नहीं सकते हो, है ना, क्लीन तो कर नहीं सकते हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो? कारपेट के नीचे डाल रहे हो, अपने घर के गलीचे के, या समझ गए ना, कारपेट के नीचे आप उसको छुपा रहे हो। वैसे कोई इशू अगर आप समझ ना पाओ, उसको एड्रेस ना कर पाओ, डील ना कर पाओ, तो आप उस पर बात करना बंद कर देते हो, स्वीप अंडर द कारपेट या रग कर देते हो। तो कह रहे जी इसी तरीके से जेंडर बेस्ड वायलेंस को स्वीप अंडर द कारपेट कर देना, जो है पॉलिटिकल राइवलरी की, पॉलिटिकल राइवलरी का नाम देकर के इसको इग्नोर कर देना। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो है ना, डज नो गुड, ये कोई भी गुड नहीं करती हैं, कोई भी अच्छाई नहीं करती हैं इंडियन स्पोर्ट के लिए, भारत के खेलों के लिए। समझ आ गया सेंटेंस? टू नॉट एक्सेप्ट एंड टू स्वीप दोनों आपके सब्जेक्ट हैं, इन दोनों की वर्ब डज है, जो टेक्निकली डू होनी चाहिए, है ना। दो इन्फिनेटिव्स, दो जिरेंट्स जब भी आपको सब्जेक्ट बन के मिले हैं तो वर्ब उनकी प्लूरल होती है। स्वीप अंडर द कारपेट को आपने देख लिया ऑलरेडी, इस ईडियम को, है ना। इससे मिलती जुलती एक और ईडियम है जो आपको दिमाग में बिठानी है। एक इंपॉर्टेंट बट इग्नोर्ड इशू के लिए वो ईडियम होती है, और उस ईडियम का नाम है द निकाल दो, एलिफेंट इन द लिविंग रूम। लिविंग बीच में लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आपके कमरे में एक हाथी खड़ा है, लेकिन आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हो इस बात का मतलब? यानी आपके दिमाग में कोई इशू चल रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में, जीवन में, लेकिन उस इशू को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एलिफेंट इन द लिविंग रूम ही की, तो आपके पास एक एलिफेंट इन द लिविंग रूम ही तो है। कमरे में एक बड़ा सा हाथी है जो सबको दिख रहा है, लेकिन आप उसको जानबूझ करके उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ईडियम भी आप याद रखें, स्वीप अंडर द कारपेट के साथ में इसका कनेक्शन बढ़िया से जो है बैठता है। चलिए आज के क्विज में सारी पूछी हुई आपसे। कह रहा है जी दिस इज़ नॉट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट पिटेड अगेंस्ट द अपोजिशन। कह रहे ये बात ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की पिट अगेंस्ट होने की, सामना करने की, ऑपोजिशन की, यानी कि जो है विपक्ष की। व्हेन यू आर पिटेड अगेंस्ट समबडी, तो आप उसके सामने कंपटीशन में खड़े हैं, उससे आप जो है प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उससे आप समझ गए ना, किसी होड़ में लगे हुए हैं। तो कह रहा है ये कोई बात ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच की होड़ की। कह रहा है इट इज़ अबाउट फेयरनेस इन डीलिंग विद एथलीट्स। ये बात है उस निष्पक्षता की, फेयरनेस की, जो एथलीट से बर्ताव में होनी चाहिए
एथलीट से डील विद करते हुए होनी चाहिए। तो सियासी रंग देने की बजाय सरकार इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाए, है ना, ये सरकार को जो है यहाँ पे सजेशन है। दिस की वर्ब इज, इट की वर्ब इज। पिट अगेंस्ट करना, किसी को किसी के सामने रखना, बिठाना। यहाँ पे पिटेड अगेंस्ट एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं पैसिव में लगता है। तो सरकार खुद पिटेड अगेंस्ट है, सरकार खुद जो है सामने compete कर रही है। कह रहा है जी, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पीटी उषा, एन आइकन फॉर मैनी, मेड इट वर्स बाय स्टेटिंग दैट द एथलीट्स आर टार्निशिंग द कंट्रीज इमेज। कह रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो रनर थी पीटी उषा, जो आइकन है, जो एक यूथ का आइकन है कईयों के लिए, जो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कई लोगों के लिए। कह रहे हैं उन्होंने इस मामले को और ख़राब बना दिया, मेड इट वर्स, ऐसा कह करके कि ये सारी एथलीट्स जो हैं टार्निश कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं, तार तार कर रही हैं भारत की इमेज को, भारत की छवि को। तो ये बात करके और मामला ख़राब हो गया। एसोसिएशन प्रेसिडेंट जो पीटी उषा है, इनकी जो वर्ब है मेड, एथलीट्स की वर्ब है आर टार्निशिंग। टार्निश का मतलब किसी चीज़ को तार तार या डैमेज करना, स्पॉइल या डिफेम करना। कह रहा है बी इट विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, who have led the protest, their quest for justice and desire for a complete overhaul of the WFI structure are genuine endeavors। कह रहा है बी इट, ये बी इट फ्रेज आप जानते हैं, इसका मतलब है चाहे बात हो। कह रहा है जी चाहे बात हो विनेश फोगाट की, साक्षी मलिक की या बजरंग पूनिया की, इनमें से कोई भी रेसलर हो चाहे। कह रहे हैं जिन्होंने लीड किया है इस प्रोटेस्ट को, इस पूरे मामले को जो अगुवाई में जिन्होंने चलाया है, कह रहा है उनकी जो क्वेस्ट है, उनकी जो खोज है, उनका जो चेज है जस्टिस यानी न्याय के लिए, और उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो इच्छा है कंप्लीट ओवरहोल के लिए, पूरे तरीके से नवीनीकरण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिबिल्डिंग के लिए, VFI की स्ट्रक्चर की, इस फेडरेशन के ढांचे की। कह रहा है ये दोनों ही चीज़ें, क्वेस्ट और डिज़ायर, ये जेन्युइन एंडेवर्स हैं, ये बिल्कुल सही कोशिशें हैं, सही ट्राइज हैं। हु आया है इन तीनों के लिए, रेसलर्स के लिए, इनकी वर्ब है हैव लेट, क्वेस्ट एंड डिज़ायर इन दोनों की वर्ब है आर। स्ट्रक्चर यानी ढांचा, ओवरहोल मतलब किसी चीज़ का रिकंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ में, है ना, फिर से मॉडर्नाइजेशन करना, उसको नए सिरे से नए ढांचे में ढालना। करे द कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव दैट फोर्स द न्यू दिल्ली पुलिस टू लॉन्च अ FIR, अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट ब्रिजभूषण इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है, जो ऑर्डर है, जिसने दबाव डाला दिल्ली पुलिस पे कि वो लॉन्च करें एक FIR को ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। कह रहा है ये डायरेक्टिव जो है, ये एक स्टेप है, ये एक कदम है सही दिशा में, इन द राइट डायरेक्शन। तो अब जाके कुछ काम सही होने लगा जब इस आदमी के खिलाफ FIR हुई है और कुछ इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। डायरेक्टिव की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है फोर्स्ड, दैट आया डायरेक्टिव के लिए। चलिए, कह रहा है जी मोर वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लार्जर स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी but with the exception of Olympic gold medalist Abhinav Bindra and Neeraj Chopra, the rest, especially the much feted cricketers, have responded feebly। अब बात कर रहा है कि इन रेसलर्स के साथ में और कौन खड़ा है, कौन से गेम में कौन सा खिलाड़ी है जो इनके साथ में सपोर्ट में खड़ा है। कह रहे जी और भी एक्सपेक्टेड था, मोर वॉज एक्सपेक्टेड, और किससे, बड़ी स्पोर्टिंग कम्युनिटी से, बड़ी स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी से। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कम्युनिटी, यूनियन, ब्रदरहुड। तो ये पूरे भाईचारे से बड़ा कुछ एक्सपेक्टेड था। और भी कोई गेमों के लोग आते, गेम से, स्पोर्ट से रेसलर्स को सपोर्ट करते। कह रहे लेकिन एक्सेप्शन अगर ले लें, छोड़ दें अगर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को, जो अभिनव बिंद्रा हैं और नीरज चोपड़ा हैं, अगर इन दोनों को छोड़ दें, तो जो बाकी के हैं ना, खास करके हमारे मच सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स, लाखों करोड़ों में खेलने वाले क्रिकेटर्स, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है बड़े ही कमज़ोर तरीके से, फीबल मैनर में, वीक मैनर में। आई बात समझ में। मोर की वर्ब है वॉज एक्सपेक्टेड, रेस्ट का मतलब है बाकी बचे लोग, बाकी बचे लोगों की वर्ब है हैव रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना। फीबल मतलब कमज़ोर, फीबली यहाँ पे एडवर्ब बनी हुई है, कमज़ोर तरीके से, है ना, इन अ वीक मैनर, इन अ अनकन्विंसिंग मैनर। फ्रेटर्निटी मैंने आपको बता दिया, भाईचारे को बोलते हैं, भाईचारा, है ना। अब इंग्लिश में एक वर्ड और है जो सिस्टरहुड के लिए यानी बहनचारे के लिए, इस वर्ड को भी लिख देते हैं यहाँ पे। भाईचारा मतलब जिसमें स्पेशली सभी मेल पीपल हो, सिस्टरहुड मतलब जहाँ पे सभी फीमेल्स हों। तो लड़कियों के भाईचारे के लिए जो इंग्लिश में वर्ड है वो है सोरोरिटी। ठीक है, याद रख सकते हैं, ये वन वर्ड है बहुत अच्छा, फ्रेटर्निटी और सोरोरिटी। चलिए अब एक दो पैराग्राफ जो सेंटेंस रह गए लास्ट में, फटाफट देख लेते हैं इनको। कह रहा है जी कपिल देव एंड अ फ्यू अदर प्लेयर्स बिसाइड सानिया मिर्जा
वॉइस्ड देयर कंसर्न थ्रू सोशल मीडिया। करें क्रिकेट की बात करें तो कपिल देव, टेनिस की बात करें तो सानिया मिर्जा, इन दोनों ने अपने अपने कंसर्न्स को वॉइस किया है, अपनी चिंताओं को आवाज़ दी है। और किसके जरिए भाई? सोशल मीडिया के जरिए। कपिल देव और अदर प्लेयर्स की वो है वॉइस्ड। कह रहे बट दीज रिमेन द फ्यू वॉलीज ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहे लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग बने हुए हैं, रिमेन हैं, बस वही थोड़े से वॉली ऑफ रेजिस्टेंस बन के। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, वॉली का मतलब होता है एक ऐसा मोर्चा जहाँ से ऑल आउट अटैक किया जाए। सेल्वो या बैराज भी बोलते हैं। अगर आपने जहाज़, कोई बड़ा लड़ाकू जहाज़ देखा हो, समंदर का जहाज़, तो उसके एक तरफ आप देखना बहुत सारी, कई फ़ोटोज़ देखना, बहुत सारी आपको गन्स दिखेंगी जहाज़ के अंदर, बॉडी के अंदर। तो उस गन्स की जो पूरी लाइन होती है, कतार होती है, उसको बोलते हैं वॉली। तो जब भी जहाज़ को किसी पर अटैक करना होता है ना, तो उस साइड को सामने वाले की तरफ लाते हैं और अचानक से वो सारी गन्स जो है फायर करने लगती हैं। तो ये जो कपिल देव और सानिया मिर्जा है ना, यही वो वॉली बन के बैठी हैं रेजिस्टेंस की। इनके अलावा कोई और आदमी नहीं है जो रेजिस्टेंस की वॉली दिखा सके। समझ में आ गया? वॉली, बैराज, सेल्वो, सर्च करो इस वर्ड को नेट पे, है ना, वॉली वर्ड को, वॉली प्लस में शिप लिख करके सर्च करना। करा इंडियाज मेडल विनिंग रेसलर्स डिजर्व बेटर। भारत के मेडल विनिंग रेसलर्स जो हैं, इनको ये डिजर्व करते हैं, ये लायक है इससे कुछ अच्छी ट्रीटमेंट के, दे डिजर्व समथिंग बेटर। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। अच्छा आर्टिकल था आज का। अपने क्विज पे आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, वो कौन सा गुण है रेसलिंग के कल्चर का, वो कौन सा फीचर है जो विमेन रेसलर्स को मजबूर बना देता है सेक्सुअली हरास होने के लिए? कौन सी ऐसी चीज़ है? लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी और सिक्योरिटी, क्या इसकी वजह से? या फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता दकियानूसी परिवारों को विमेन रेसलर से, इसकी वजह से? या मॉनेटरी सपोर्ट नहीं होता क्योंकि जनरल पब्लिक का रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो रेसलिंग में कुछ पैसा नहीं है, मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है, इसकी वजह से? या फिर इनकी अंधभक्ति और ट्रस्ट होती है प्लेयर्स की अपने कोचेज़ के अंदर, इसकी वजह से? तो चारों में से कौन सा रीज़न है? आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है, मेरे ख्याल से रीज़न निकालने में दिक्कत नहीं होगी। सेकंड में पूछा है जी, वो स्पोर्ट्स पर्सन सेलेक्ट करो जिन्होंने ज़्यादा जो है सपोर्ट नहीं दिखाया है इस पूरे प्रोटेस्ट के लिए। सानिया मिर्जा ने नहीं दिखाया है, फॉर्मर ओलंपिक शूटर राज्यवर्धन सिंह ने नहीं दिखाया है, पीटी उषा जी ने नहीं दिखाया है, या क्रिकेटिंग आइकन जो हैं कपिल देव, इन्होंने नहीं दिखाया है। या हो सकता है ए और सी दोनों हो, या ए और डी दोनों हो। तो जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन स्पोर्ट्स पर्सन ने इस आर्टिकल के हिसाब से अपना सपोर्ट कम दिखाया या नहीं दिखाया, उनकी बात आपको बतानी है। चलिए थर्ड में आपसे ईडियम पूछी है, स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट। अच्छे से आपको करवाई थी, मेहमान घर पे आ गए, घर में गंदगी पड़ी है, सफाई आप कर नहीं सकते हो, है ना। स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट नाम की ईडियम का मीनिंग वहाँ से निकालना है। फिर अगली ईडियम पूछी आपसे, एलिफेंट इन द रूम। ऑफ कोर्स ये ईडियम भी आप समझते हो, कमरे में रखा हुआ हाथी क्या होता है आपके लिए, है ना। पांचवें पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या एरिया या आस्पेक्ट किसी चीज़ का, उसके लिए कौन सा वन वर्ड होता है? वन वर्ड कराए थे ना आपको बहुत सारे, हिंटरलैंड, मार्शलैंड, हाईलैंड। तो कौन सी लैंड बनेगी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या आस्पेक्ट किसी भी चीज़ का? हार्क बैक नाम की फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है, दो मीनिंग्स होते हैं इसके, दोनों ही आपको लिखने हैं। डिस्पोंडेंसी वर्ड का एंटोनिम आपसे पूछा है, इसका उल्टा क्या होगा? डेस्परेशन होगा, सैंग्विनेस होगा, या पेसिमिज्म होगा? तीनों वर्ड्स मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आपको करवाए गए हैं, इनफैक्ट चारों ही वर्ड्स करवाए गए हैं, है ना। आठवें नौवें में दो इम्प्रूवमेंट करनी है सेंटेंस के अंदर आपको। पहली इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको इस पे जो है फ्रेज में, और दूसरा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा इस फ्रेज में। चलो, दोनों ही पार्ट्स, दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको करवाए गए हैं ग्रामर के, इस पे अप्लाई करने हैं सेंटेंस में। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच कर लेना। फर्स्ट पिन कमेंट में रखे हैं। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, इंग्लिश में लिख करके लिखना शुरू करो। आज से शुरू कर रहे हैं कि समरीज को जो आप लिखोगे ना कमेंट सेक्शन में, उस पर आपको फीडबैक देंगे, ठीक है। तो आप जा करके कमेंट सेक्शन में कुछ लिखें, 3 से 4 सेंटेंसेज में समराइज़ करें, ताकि आपको एक अच्छा सा फीडबैक मिल सके और आप अपनी राइटिंग को अच्छा बना सकें। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें, सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।